Okay, now the next one is characteristics of perfect competition. तो perfect competition के characteristics अभी हमने किए थे. So we said there are large number of buyers and sellers, ठीक है, hence there is no price control. तो कोई भी सेलर के पास प्राइस कंट्रोल नहीं है. प्राइस कैसा होगा? जो मार्केट में रेट चल रहा होगा तो फर्म विल बिकम द प्राइस टेकर. तो मार्केट में जो रेट चल रहा है वही आपको लेना पड़ेगा. तो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? तो प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. तो मार्केट में रेट बढ़ेगा तो आपको भी बढ़ा हुआ रेट मिलेगा, मार्केट में रेट कम होगा तो आपको भी घटा हुआ रेट मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, मार्केट प्राइस विल बिकम इक्वल टू एटीसी इन द लॉन्ग रन. ये क्या है ये भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब यहां से हमारे कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स चालू होंगे. ठीक है, यहाँ पे अब ग्राफ्स करेंगे हम स्पेसिफिकली फॉर परफेक्ट कंपटीशन, एंड दीज वर द ग्राफ्स दैट वर कवर्ड इन योर प्री रिक्विजिट एज वेल. ओके. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डिमांड कर्व. सिंस परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन बहुत है और नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत है. भाई आपने बोला, जैसे हमने वेजिटेबल वेंडर का एग्जांपल लिया था यहाँ पे, तो वेजिटेबल वेंडर ने यहाँ पे बोला कि सर मैं तो 20 रुपए किलो बेचूंगा प्याज. साथ वाले 15 में बेच रहे हैं, तो साथ वाले सारे मार्केट में 15 रुपए किलो बेच रहे हैं. तो क्या होगा? हर कोई बोलेगा छोड़ भाई मैं तेरे से क्यों खरीदूं, मैं साथ वाले से खरीद लेता हूँ 15 रुपए में, 5 रुपए मेरे बच जाएंगे. तो इसकी डिमांड क्या होगी? तो डिमांड, व्हेन he or she, this vegetable vendor, increased his price, his demand declined significantly, almost equal to zero. Correct? तो यहाँ पे क्या हो गया? So demand is perfectly elastic. तो डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है. सिंस परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? सो डिमांड कर्व, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स आएगा. सो डिमांड कर्व कैसा है? सो इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. क्यों? जैसे ये आपका प्राइस है, आपने प्राइस कम किया, जैसे प्राइस बढ़ाया, ऐसे ले लो, तो आपने प्राइस बढ़ाया जैसे उसने किया था. मार्केट में 15 रुपए चल रहा था, उसने कहा नहीं जी मैं तो 20 रुपए लूंगा. डिमांड क्या हो गई? सो डिमांड बिकम्स जीरो. ओके. और कम की बात करोगे तो कम ये हो नहीं सकता. ऑलरेडी क्या है, मार्जिन है नहीं. मार्जिन नहीं है तो वो कम करेगा नहीं, तो कम होगा नहीं. बढ़ाएगा तो डिमांड जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसी है? सो इट इज पैरेलल टू, तो इट इज हॉरिजॉन्टल, और क्या है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, क्लियर हो गया. तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? दैट इज इन्फिनिटी. तो मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज इन्फिनिटी. क्लियर हो गया यहाँ तक? तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट. अब जब भी वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से हम किसका मतलब करते हैं? तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हमारे पास दो तरह का होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो. तो हियर वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. अब ये सिर्फ इकोनॉमिक्स यहाँ पे, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन के लिए नहीं है, ये सब के लिए. तो हमारे पास दो तरह के प्रॉफिट्स होते हैं. ओके. तो कौन से दो तरह के प्रॉफिट्स हैं? एक आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट,
दूसरा हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, अब आगे से हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पूरे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में प्रॉफिट की बात करोगे तो बाय डिफॉल्ट वी आर रेफरिंग टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे हम पीछे बोल रहे थे लो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, ये होता है, तो प्रॉफिट जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लो प्रॉफिट मार्जिन्स, तो लो प्रॉफिट का कौन से प्रॉफिट को मतलब ले रहा हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब ये होते क्या है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज व्हाट, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट बताती है, तो इट्स पीएनएल। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज प्रॉफिट एज पर, कैसा लिख लो, प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, तो प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या होता है, कैसे है, ये भी करेंगे। हाँ, इन दोनों के बीच में अब रिलेशन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। सो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, रिपोर्टेड प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो नेक्स्ट इज कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट बोल लो या रिटर्न बोल लो, तो रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, अब कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल है। तो मान लो देयर इज अ पर्सन एक्स, तो दिस पर्सन एक्स बेसिकली वांट्स टू डू अ बिजनेस। तो इसको था कि भाई मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस खोलना है, तो इसने बोला ठीक है भाई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने तो क्या हुआ, तो पर्सन एक्स से इसने अपना बिजनेस चालू किया। सो ही वाज हैविंग एन ऑल्टरनेटिव कि भाई अगर मैं बिजनेस ना करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डू अ जॉब। ठीक है, अब इस जॉब से क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो आई कैन डू अ जॉब विथ सैलरी ऑफ 10 लाख सीटीसी। ओके, तो 10 लाख सीटीसी का मैं पैकेज लेके एक जॉब कर सकता हूं, तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव है। अब यहां पे देखिए, तो केस वन, तो प्रॉफिट जो हुआ, तो एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, तो साल का जो बिजनेस किया आपने उसमें से प्रॉफिट निकला आपका 8 लाख। ओके, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कितना हो गया, सो एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इज 8 लाख। ओके, तो कितना हो गया, 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैं देखूं तो कंपनी ने क्या किया, बिजनेस ने आपका 8 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया,
बहुत अच्छी बात है भाई। अब ये प्रॉफिट किसके हिसाब से है? एज पर द बुक्स है, एज पर द अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एज पर द इनकम स्टेटमेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे? सो दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये क्या बन गया है? दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया? 8 लाख। अब तुम बताओ, उसने ये बिजनेस करके फायदा कमाया या जॉब करके फायदा कमाया? तो जॉब कर लेता वो ज्यादा अच्छा था, या बिजनेस कर लिया ये ज्यादा अच्छा है? अब ऐसे सोचोगे तो बिजनेस में क्या किया उसने? बिजनेस में काम किया है, 8 लाख रुपए तो उसने कमाए ही है। करेक्ट। तो बिजनेस में क्या किया उसने? बिजनेस में कमाया ही है, प्रॉफिट उसने लाया है, 8 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किए। ओके। बट जब आप इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक क्या हुआ, जब ऑल्टरनेटिव द रिटर्न फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालते हो, जब आप इसको कंसिडर करते हो, तब आपको दिखता है कि यार इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कितनी थी। तो इस बिजनेस के लिए मैंने क्या किया? मैंने जॉब छोड़ी थी जिसका पैकेज कितना था? 10 लाख। तो मेरे को वैसे देखोगे तो प्रॉफिट ही हुआ, बिजनेस मैंने क्या किया, 8 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। बट जब आप सैलरी को इंक्लूड करते हो तो आपको क्या दिखता है कि यार इससे अच्छा था तो बिजनेस ही, बिजनेस जॉब ही कर लेता। तो जॉब करता तो मैं क्या करता, 10 लाख तो कमाता। तो यहाँ पे मैंने कमाया नहीं है। सो हियर बेसिकली आई एम हैविंग इकोनॉमिक लॉस। तो मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे 2 लाख का घाटा हुआ है। तो ये जो 2 लाख है, ये हमारा क्या है? दैट इज योर इकोनॉमिक लॉस यार। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो केस टू। केस टू, मान लो मेरा जो एनुअल प्रॉफिट आया है, तो एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस वो क्या है? लेट्स से दैट इज नाउ 14 lakhs। तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? तो यहाँ पे मैंने कितना कमाया? मेरा बिजनेस मेरी स्टेटमेंट्स के हिसाब से मैंने 14 लाख रुपए कमाया। करेक्ट। अगर मैं यही जॉब करता तो जॉब करके मैं कितना कमाता? 10 लाख रुपए कमाता। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? दैट इज 10 lakhs। तो ओवरऑल बिजनेस करके मैंने यहाँ पे क्या किया है? सो मैंने यहाँ पे कमाया ही है। सो आई हैव अर्नड 4 लाख रुपीज। तो ये जो 4 लाख है, दिस इज आर इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट का, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इट इज इनटू दिस परफेक्ट कंपटीशन। तो ये सबके लिए। ओके। तो आगे से जब भी आप इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट की टर्म पढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट वी आर रेफरिंग टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है ग्राफ्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से, तो लेट्स मेक द फर्स्ट ग्राफ हियर फॉर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैसे निकलेगा? नॉर्मली अगर आप टोटल रेवेन्यू निकालते हो तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पे भी आप क्या लेते हो?
प्राइस कौन सा लेते हो? So this is average price per unit into quantity sold. तो जो भी आएगा that you will say that is your total revenue. करेक्ट? अब यहाँ पे इन परफेक्ट कंपटीशन, अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना, अब थोड़ी मैं प्रॉपर्टीज चालू कर रहा हूँ ग्राफ से. सो इन परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा है? सो डिमांड कर्व इज व्हाट? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है, ये हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्स है. तो यहाँ पे क्या है हमारा? लेट्स से इट इज द प्राइस P1. ठीक है, या P0 ले लो. नाउ फॉर क्वांटिटी Q1 व्हाट इज द प्राइस? P0. तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? सो टोटल रेवेन्यू फॉर क्वांटिटी Q0 क्या होगा? तो कहना इसे दैट इज P0 इंटू Q1 एंड टोटल रेवेन्यू फॉर Q2 वो क्या होगा? इसको Q1 कर लीजिए, सॉरी. हाँ, तो टोटल रेवेन्यू फॉर Q2 कितना होगा? सो इट इज P0 अगेन इंटू Q2. तो यहाँ पे इफ यू नोटिस व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर यूनिट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एवरेज प्राइस निकालना चाहूँ तो एवरेज प्राइस कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी. करेक्ट? तो Q0 के कॉरेस्पॉन्डिंग Q1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा कितना आ गया? सो इट इज इक्वल टू P0 इंटू Q1 अपॉन Q1. Q1 Q1 कैंसल्ड आउट. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कैसे बनेगा? तो एवरेज प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? टोटल रेवेन्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्वांटिटी Q2 अपॉन Q2. तो ये कितना आ जाएगा? सो दिस इज P0 इंटू Q2 अपॉन Q2. Q2 Q2 कैंसल आउट, तो इट इज P0. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर हैविंग इज फॉर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस इज इक्वल टू P0. एवरेज प्राइस इज इक्वल टू P0. ठीक है? सो एवरेज प्राइस किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू P0. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर. ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है बेसिकली? तो एवरेज प्राइस पर यूनिट ये किसके बराबर है? दैट इज P0. और ये क्या है? सो इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये कैसा है? तो इट रिमेन्स कांस्टेंट है. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, अब आगे आ जाओ. नेक्स्ट कम्स मार्जिनल रेवेन्यू. हमने ये लास्ट क्लास में भी किया था. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? TR2 माइनस TR1 अपॉन Q2 माइनस Q1. अब टोटल रेवेन्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q0 भी आपने निकाला है, वो क्या है? P0 इंटू Q0. TR1 कितना है? P0 इंटू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1. तो P0 कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1. ये Q2 माइनस Q1 कैंसल्ड आउट, तो किसके बराबर? P0 के. तो मार्जिनल रेवेन्यू भी किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू P0. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बना? मार्जिनल रेवेन्यू पर यूनिट इन परफेक्ट कंपटीशन ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू
पी नॉट। तो पी नॉट ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, पी नॉट ही आपका एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो ग्राफ में अगर मैं बनाना चाहूँ तो ग्राफ मेरा कैसा होगा? तो डिमांड कर्व तो कैसी आएगी? समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? सो एवरेज प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी नॉट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द थर्ड वन। तो थर्ड हमारे पास अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो अच्छा पहले काम और करते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। तो लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, तो कॉस्ट कर्व्स की पहले बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट कर्व्स हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो शेप क्या होता है? सो दिस इज द शेप ऑफ योर एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर दिस इज द शेप ऑफ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद देन दिस एवरेज टोटल कॉस्ट, और फिर एक आती है दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। सो दीज आर योर एवरेज कॉस्ट कर्व्स एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो हमने ये कल, ये लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है? सो एटीसी और एवीसी में ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है? परफेक्ट, तो ये किसके बराबर होता है? एएफसी के। ठीक है, और एएफसी कैसा होता जा रहा है? एएफसी अप्रोचेस जीरो as quantity becomes infinite. Correct? Since AFC is becoming zero, तो यहाँ पे क्या हुआ? ATC approaches AVC as quantity becomes infinite. ठीक है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व और हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट कर्व्स। तो टोटल कॉस्ट कर्व्स में क्या आता है हमारे पास? टीएफसी, टीवीसी। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो वो कैसा था हमारा? So this is our total fixed cost. ठीक है, तो it remains constant. फिर total variable cost. So this is our total variable cost. तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, एंड दोनों का जो सम होता है दैट इज योर टोटल कॉस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है? सो दैट इज टीएफसी। तो ऑल्दो एएफसी कम हो रहा है, तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी और बढ़ाते जाएंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा, इट विल अप्रोच जीरो। बट टीएफसी जो है टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? सो दीज आर योर टोटल कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सो दीज आर योर टोटल कॉस्ट कर्व्स। क्लियर हो गया?
यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया था कॉस्ट कर्व्स का। ओके, अब देखो इधर, तो इसी से ही अब मेरा आता है ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होते हैं? सो ब्रेक इवन कब होता है? सो ब्रेक इवन क्वांटिटी कब होती है? व्हेन टोटल रेवेन्यू, सो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या है हमारा? टोटल कॉस्ट के बराबर। अब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होगा? तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? एवरेज प्राइस पर यूनिट, यहाँ प्राइस बोल लो या एवरेज रेवेन्यू बोल लो, बात सेम है, इनटू क्वांटिटी सोल्ड। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो इट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट की है, करेक्ट, इनटू क्या? क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी सोल्ड क्या हो गया? कैंसल्ड आउट। तो क्या बना यहाँ प्रॉपर्टी? तो ब्रेक इवन एक जर्नल कंडीशन तो हमारा क्या है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये हमारा जर्नल कंडीशन है। ठीक है, हाँ, इसको हमने फर्दर थोड़ा ओपन किया तो हमने देखा यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बन गई। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एटीसी। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी कब है? सो ब्रेक इवन क्वांटिटी व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एटीसी। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? एटीसी के बराबर है। ओके, अभी हमने प्रॉपर्टी वन पढ़ी थी। फ्रॉम प्रॉपर्टी वन, अभी अभी हमने पढ़ा था फॉर परफेक्ट कंपटीशन, तो फॉर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पी नॉट। तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? इज इक्वल टू प्राइस पी नॉट। ओके, तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? प्राइस पी नॉट के। तो ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस था। तो यहाँ पे हमने क्या किया? डिमांड का प्लॉट कर दी, तो ये मेरा आ गया पी नॉट। अब इसी पे ही मैं कॉस्ट भी प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, तो एएफसी मेरा कंसर्न नहीं है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, so this is my average variable cost. Next, this is my ATC, तो ये जो आया है this is my, let's say ये मेरा क्या है? this is my ATC। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यही प्राइस किसके बराबर है? एवरेज रेवेन्यू के और एवरेज प्राइस के, और यही मार्जिनल रेवेन्यू के भी बराबर है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट पे क्या है? पी नॉट इज इक्वल टू एटीसी है। इस पॉइंट पे भी क्या है? पी नॉट इज इक्वल टू एटीसी है। ओके, तो इस पॉइंट पे क्या है? पी नॉट इज इक्वल टू एटीसी है, और यहाँ पे भी पी नॉट इज इक्वल टू एटीसी है। तो ये मेरा क्या है? दिस इज ऑल्सो माई ब्रेक इवन वन, सो ब्रेक इवन पॉइंट वन, और ये मेरा क्या बन गया? दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट टू। तो यहाँ तो दो ब्रेक इवन आ गए, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे आपके क्या हो गए? यहाँ पे आपके दो ब्रेक इवन आ गए। अब दो ब्रेक इवन का क्या काम है? तो यहीं पे एक आता है कि भाई ब्रेक इवन अचीव कब होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम कोई स्टार्टअप की बात करते हैं, कोई स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप अभी चल रहा है, कोई स्टार्टअप है वो अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहा है, उसकी सेल बढ़ रही है, तो हम कहते हैं यार दिस कंपनी हैज अचीव्ड ब्रेक इवन।
आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, तो बोला जाता है कि यार दिस कंपनी हैज़ अचीव्ड ब्रेक इवन नाउ, हमें ब्रेक इवन हो गया। तो इनिशियली जो होता है, जो कंपनी का इनिशियल फेज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पर रेवेन्यू उतना नहीं होता। क्यों? नई-नई कंपनी है, सेल उतना है नहीं, बट स्टार्टिंग में आपको सैलरी भी देनी है, स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग भी करना है, तो आपकी रेंट भी भरना है, तो ये सब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में क्या है, जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो, जैसे मान लो आपने कोई दुकान ही शुरू करी है, ठीक है? जब आप कोई दुकान शुरू करोगे तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, एक आध स्टाफ का बंदा रखना पड़ेगा, फिर आपको ऑफ़िस बनाना पड़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट जाएगी। उसके बाद आप उसको रन करोगे तो मार्केटिंग करोगे, उसका पैसा जाएगा, बोर्ड लगवाओगे उसका पैसा जाएगा, सैलरीज़ जाएँगी। रेवेन्यू? रेवेन्यू तो धीरे-धीरे आएगा। अभी थोड़ी सेल होनी शुरू होगी, आज थोड़ा-सा सामान बिका, फिर अगर थोड़ा-सा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगा, एडवर्टाइज़मेंट होगा, तो फिर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके सेल बढ़ता जाता है, सेल बढ़ना चालू कर जाता है। करेक्ट? तो यहाँ पे जब पहली बार है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भई हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ गया है कि अब वो टोटल कॉस्ट को कवर अप कर पा रहा है, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ योर एक्चुअली ब्रेक इवन, ओके? सो दिस इज़ एक्चुअली अ ब्रेक इवन पॉइंट। जो सेकंड वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है? द कंपनी अचीव्ड ब्रेक इवन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कंपनी ने क्या किया है? यहाँ पे अचीव किया है ब्रेक इवन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे कंपनी ने अचीव कर लिया ब्रेक इवन, तो क्या होता है? उसके बाद रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है, कॉस्ट उतनी बढ़ती नहीं, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है। तो यही तो होता है। जब हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारा कितना साल हो गया स्टार्टअप को, प्रॉफिटेबल हुए कि नहीं हुए, तो प्रॉफिटेबल आप कैसे देख रहे हो? कि भाई उसके टोटल रेवेन्यू जो हैं वो क्या हैं? सो दैट इज़ ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। तो वो कौन-सा रीजन है? दैट इज़ दिस रीजन। फिर एक पॉइंट आता है, तो जब आपका क्या होगा? भाई अब आपका डिक्लाइनिंग फेज चालू हो गया। भाई अब कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यू फिर से गिरना शुरू हो गया। जब कंपनीज मैच्योर हो जाती हैं, उसके बाद ग्रोथ कम हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? अगर कोई कंपनी मैच्योर अपनी कोई इनोवेटिव नहीं ले, कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लाती, कोई कॉस्ट मेजर्स इंट्रोड्यूस नहीं करती, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करती, नई सर्विस नहीं लॉन्च करती, तो धीरे धीरे अब वो कंपनी का क्या होता है, वो आउटडेटेड होनी शुरू हो जाती है, फिर वो डिक्लाइनिंग फेज में चला जाता है। तो जब वो डिक्लाइनिंग फेज में जाता है तो क्या होता है? अब रेवेन्यू कम हो रहे हैं, करेक्ट? अब रेवेन्यू जब कम होते चले जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? कॉस्ट कवर अप नहीं हो पाएगी। तो ये जो आपका आया है, द सेकंड वन, दिस सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट, सो दिस अकर्स कब? सो दिस अकर्स, ठीक है, क्यों? व्हेन टोटल रेवेन्यू, सो व्हेन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो टोटल रेवेन्यू क्या होने लग गया है? वो गिरने लग गया है, ठीक है? एंड कंपनी इज इन डिक्लाइन फेज। तो कंपनी यहाँ पे क्या है? डिक्लाइन फेज में आ गई है, ओके? तो कंपनी क्या अब आउटडेटेड हो रही है? कंपनी यहाँ पे हो रही है। तो जो ब्रेक इवन हम जनरली बोलते हैं कि कंपनी ने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, तो वो इस टाइम को लिया जाता है, ओके? क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट इन दिस? ना, ड्यूरिंग दिस रीजन, ड्यूरिंग दिस रीजन आपका क्या है यहाँ पे? सो प्राइस जो है इट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, करेक्ट? नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्वांटिटी। को फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, बट इसको क्या बोलोगे? टोटल रेवेन्यू। और इसको क्या बोलोगे? टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? सो हियर वी आर हैविंग इकोनॉमिक प्रॉफिट।
तो ये जो रीजन है ये हमारा क्या है, दिस इज आर इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, तो इस रीजन में हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, दिस इज योर रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है ये, यहाँ पे क्या है कि इतनी क्वांटिटी पे, इन सब क्वांटिटी पे हमें क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। ओके, हाँ, अगर इससे पहले बेचोगे, इतनी क्वांटिटी अगर इससे कम होगी ब्रेक इवन से पहले, तब भी आपको लॉस है। अगर इससे ज्यादा बेच दोगे, ब्रेक इवन 2 से ज्यादा बेच दोगे, तो भी आपको लॉस है। क्लियर हो गया? अब कई बोलेंगे कि सर इतनी क्वांटिटी लार्ज बेच के नहीं भाई, लॉस होता है, फिक्स कॉस्ट आती है। आप लार्ज स्केल पे जब बेचना चालू करते हो तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप इनएफिशिएंट हो चुके हो। ठीक है, तो आपकी सेल उतनी नहीं है, आपका जो प्राइस आप सस्ता बेच रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट से कम हो रहा है, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल चल रहा है। तो हमने पढ़ा था ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे क्या है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का खेल से शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? हाँ, अब आगे से ध्यान रखिएगा, ये जो हम लॉस बोल रहे हैं, जो प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉस। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग लॉस नहीं है। इकोनॉमिक्स में अब जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करी जाएगी, इट्स बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट और इकोनॉमिक लॉस। अकाउंटिंग लॉस हम नहीं देखते। अकाउंटिंग लॉस का जो काम है वो एफएसए का काम है, वो इसका नहीं है, इकोनॉमिक का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ अब इसी से रिलेटेड आता है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी में क्या होता है, देखो, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो हमारा जो जनरल कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। करेक्ट? तो जनरल कंडीशन क्या होता है, द पॉइंट एट विच एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वी से द क्वांटिटी एट विच, सो क्वांटिटी एट विच एम आर इज इक्वल टू एम सी, उसे क्या बोला जाएगा, वी कॉल इट एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा फॉर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, यही होता है। करेक्ट? तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्या होगी, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, सो इट occurs when average revenue is equal to marginal revenue is equal to price is equal to MC। तो दिस इज द कंडीशन है। ठीक है, अब तुम बोलो सर ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी नॉट, अरे भाई एक ही कंडीशन, ये तो ऑलरेडी तुम पढ़ ही चुके हो, ये तो इसके बराबर होता ही है। एम आर की जगह प्राइस डाल दो, एम आर की जगह तुम ए आर भी डाल सकते हो या ए पी भी डाल सकते हो, तो वही चीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ मैं थोड़ा अच्छा सा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। तो डिमांड कर्व हमारा है, दिस इज आर डिमांड कर्व, दिस इज आर पी नॉट, और इसी पी नॉट पे क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू एम आर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए आर। ठीक है, कॉस्ट कर्व्स कैसे होती थी, अभी आपको बताया, ए एफ सी को छोड़ दो, तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज माई ATC, sorry, let's say ABC,
फिर यहीं से आएगा हमारा, लेट्स से नेक्स्ट कर्व, दैट इज एटीसी, करेक्ट। और यहीं से हमारी कर्व आएगी मार्जिनल कॉस्ट एमसी। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, एट दिस पॉइंट योर प्राइस इज इक्वल टू एमसी, प्राइस इज इक्वल टू एमआर। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? सो दिस इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ठीक है। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी के आप अपना टोटल कॉस्ट देख लीजिए। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है? दिस इज योर एटीसी, करेक्ट। तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मेरा कितना होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट याद रखिएगा, इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, और ये कैसे निकलेगा? एटीसी इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पी नॉट माइनस एटीसी तो क्या हो गया? तो पी नॉट माइनस एटीसी दैट इज दिस लाइन। भाई पी नॉट ऊपर है, एटीसी ये है, बट इनटू क्या करना है? क्वांटिटी, क्वांटिटी तो ये है। तो ये रेक्टेंगल नहीं बन गया? सोच के देखिए, तो आपका ये रेक्टेंगल नहीं बन गया? करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, सो दिस एरिया, दिस रेक्टेंगल दैट वी आर हैविंग हियर, तो ये जो रेक्टेंगल है, ये हमारा क्या है? दैट इज बेसिकली आर इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो दोनों का डिफरेंस, प्राइस और एटीसी का, इनटू क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी बेची, कितनी क्वांटिटी बेची भाई? क्वांटिटी मैक्स, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी बेची। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इनटू क्वांटिटी कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका बना है, रेक्टेंगल बना है, ये क्या है आपका? दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है? तो ये आपका ब्रेथ है और ये आपका लेंथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है रेक्टेंगल, करेक्ट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, तो लेंथ क्या है आपकी? क्वांटिटी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? सो दिस इज योर इकोनॉमिक प्रॉफिट इन अ परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ा था, हमने अभी एक करेक्टरिस्टिक पढ़ा था ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या? सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो जब वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? सो दिस लीड्स टू वेरी हाई कंपटीशन। इसकी वजह से क्या हुआ? वेरी हाई कंपटीशन की वजह से, सो हियर लो प्राइसिंग पावर,
करेक्ट। और ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्यों है ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स? ड्यू टू लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट सॉरी। ठीक है, तो लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। मैंने अभी आपको बताया था, इंडिया में, इवन इन इंडिया और नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, जब कोई दिखता है कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो लोग उसको कॉपी करते हैं, लोग भी वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक दिया था क्विक कॉमर्स का। तो जेप्टो ने चालू किया, फिर डेंजो आया था, फिर बाकी कंपनी ने चालू कर दिया, हर कंपनी अब क्विक कॉमर्स देने लग गई। करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास जैसे एग्जांपल एक और है, ग्रोसरी शॉप्स। अगर आपको याद हो 2020 में जब कोविड आया था तो अचानक से क्या हो गया, भाई कोविड आ गया, लॉकडाउन लग रहा है। तो लॉकडाउन लगने से 2-3 दिन पहले, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज वेल, आपका क्या हुआ था, जितने ग्रोसरी के शॉप्स थे सबके सब क्या होने लग गए, ग्रोसरी शॉप्स जितने थे वहां पे क्या हुआ, वहां से सामान खरीदना शुरू हो गया। तो ग्रोसरी से आपने ग्रोसरी ऑर्डर करना शुरू किया, ग्रोसरी शॉप से आपने खरीदना चालू कर दिया, सबने पैनिक बाइंग करी, पैनिक बाइंग के बाद क्या हुआ, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो ग्रोसरी वालों ने उस टाइम पे खूब पैसा कमाया। करेक्ट, तो सबको पता है भाई उस टाइम पे खूब पैसा कमाया इन्होंने। उसके बाद इफ यू नोटिस, कितने सारे ग्रोसरी चेन खुल गए। तो जब तक ये क्विक कॉमर्स नहीं आया था, ऑनलाइन नहीं आया था, तब तक आप नोटिस करना कितने सारे बड़े बड़े ग्रोसरी के चेन्स खुल गए। करेक्ट। इवन आपके साथ में भी देखा होगा कुछ छोटे छोटे, अगर आप कई जैसे छोटे शहरों में भी बात करें, टायर 2 सिटीज में, टायर 3 सिटीज में भी अगर आप देखें, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट आने लग गया था ग्रोसरी शॉप्स का। जैसे रिलायंस रिटेल के स्टोर होते हैं, तो वैसे वैसे स्टोर खुलने लग गए थे। करेक्ट। तो ये चीजें शुरू हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, कि जब यहाँ पे दिखा कि भाई यहाँ पे तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो गया। तो लोगों ने क्या किया, और सेलर्स आने लग गए। तो जब और सेलर आए तो क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गए, उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होने लग गए। करेक्ट। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होने लग गए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे क्यों है कि भाई लो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट है, भाई जैसे ग्रोसरी शॉप है, खोलनी है, दुकान डाल लो। तो 10-15 लाख रुपए डालो, आप अच्छी दुकान डाल लोगे, डाल लो भाई, चलो हो गया भाई, हमने भी शुरू कर लिया ग्रोसरी का काम। करेक्ट। तो यहाँ पे यही चीज आती है कि भाई जहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन है, लार्ज नंबर ऑफ बैरियर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट लो है, तो क्या होने लग गया, भाई धीरे धीरे जैसे जैसे उनको दिखा कि इस कंपनी, इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में, तो देयर इज अ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, तो क्या होने लग गया, सो न्यू कंपनीज या न्यू प्लेयर्स स्टार्टेड टू एंटर। ठीक है, तो new players started to enter the market upon the existence of positive economic profit। अब कब तक एंटर करेंगे ये न्यू प्लेयर्स? अब इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन कम होने लग गया। तो भाई प्राइसिंग पावर तो वैसे ही अपने पास नहीं है, तो हमें मार्केट प्राइस क्या करने लग गया, तो इसकी वजह से क्या होने लग गया, सो ड्यू टू दिस मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, सो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस starts to decline। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या होने लग गए, आपके मार्केट प्राइसेस डिक्लाइन होने लग गए। ओके, तो मार्केट प्राइसेस क्या हुए, तो मार्केट प्राइसेस कम होने लग गए। ओके, कब तक न्यू प्लेयर्स एंटर करेंगे, क्या सोच के एंटर किया था न्यू प्लेयर्स ने? अच्छा, अब प्राइसेस कम होने लग गए तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होने लग गया, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट स्टार्ट्स
डिक्लाइनिंग, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तो गिरेगा ही, करेक्ट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होने लग गया, वो गिरने लग गया। तो न्यू प्लेयर्स कब तक एंटर करेंगे, क्या सोच के आए थे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत अच्छा है भाई, पॉजिटिव है, घुस जाओ इसमें, तुम भी कमाओगे पैसा, सब कमा रहे हैं हम भी कमाएंगे, यही सोच के तो आए थे, करेक्ट। तो न्यू प्लेयर्स विल कंटिन्यू टू एंटर द मार्केट until the economic profit becomes zero। जैसे आपने देखा होगा भाई, कोविड के बाद 2020 के बाद एकदम दुकानें खुली, फिर उसके बाद 21 22 के अराउंड 22 23 में कई दुकानें बंद भी हो गई अचानक से, कितने सारे स्टोर थे वो आपके चले नहीं, वो बंद हो गए, करेक्ट। तो वो बेसिकली हुआ क्या कि न्यू प्लेयर्स आए तो सही, इकोनॉमिक प्रॉफिट पर उतना था ही नहीं, तो वो धीरे धीरे कम होता गया, जब धीरे धीरे कम होता गया तो फिर इवेंचुअली क्या होने लग गया, तो एक स्टेज ऐसा आया कि जब इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो गया, इट बिकम्स जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या देखो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या आया, इन परफेक्ट कंपटीशन, तो ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की कहानी है। इन परफेक्ट कंपटीशन द इकोनॉमिक प्रॉफिट cannot sustain in the long run। ओके, तो लॉन्ग रन में आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो सस्टेन नहीं करेगा, किसमें, इन परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ओके, वो क्या है, वो आपका सस्टेन नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा फिर, देखिए उधर, तो शॉर्ट रन में हमारा कैसे था, तो ये हमारी डिमांड कर्व थी, ठीक है। सो दिस वाज द प्राइस पी नॉट। उसके बाद हमारे पास थी, सो दिस वाज आर एटीसी कर्व, दिस वाज आर एमसी कर्व। यहाँ पे हमारा क्या है, तो प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी, और यहाँ पे हमारा क्या था, दिस इज आर क्वांटिटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, करेक्ट। उसके बाद ये हमारा एटीसी है, तो इतना हम प्रॉफिट कमा रहे थे एक यूनिट पे, तो ऐसी हमने कितनी क्वांटिटी बेची, क्यों नॉट। तो ये हमारा रीजन क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो ये वाला जो रीजन था ये हमारा क्या हो गया, तो दिस बिकम्स आर इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो यही हुआ, करेक्ट। तो शॉर्ट रन में ये कहानी हमारी चली, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ शॉर्ट रन। सो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। अब आ जाओ लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होगा, अभी आपको बताया कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स एंटर करेंगे, तो प्लेयर्स एंटर करने से क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो ओवरऑल जो मार्केट प्राइस था वो क्या हो गया, तो ओवरऑल जो आपके मार्केट प्राइसेस थे वो कम होने लग गए, करेक्ट। तो जो डिमांड कर्व थी वो यहाँ की बजाय नीचे आ गई, कहाँ पे, दिस वन, ओके।
तो डिमांड कर्व नीचे आ गई। क्यों नीचे आई? ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ न्यू प्लेयर्स। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे सेम वही एटीसी का ग्राफ, तो एटीसी का ग्राफ तो वैसा ही है भाई, करेक्ट। अब किस पॉइंट तक आएंगे? जब तक आपका क्या ना हो जाए, प्रॉफिट इज इक्वल टू एमसी ना हो जाए, एमआर इज इक्वल टू एमसी ना हो जाए, करेक्ट। सो यहीं से आपकी एमआर कर्व भी जाएगी, एमसी कर्व भी जाएगी, सॉरी। तो लॉन्ग रन में क्या होगा? तो इन द लॉन्ग रन, ये नोट कर लीजिए, तो लॉन्ग रन में क्या होगा यहाँ पे? इन द परफेक्ट कंपटीशन, तो जो प्राइस है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू एम आर, अब न्यू एम आर, पिछला वाला नहीं, अब न्यू एम आर है, इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए टी सी, एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एज वेल। ओके, क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो। अब यहाँ पे क्या है? प्राइस जो है वो एटीसी के बराबर है, तो मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? इट इज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये हमारा कौन सा कर्व है? सो दिस इज आर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो ये हमारा कौन सा कर्व है? सो दिस इज आर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। So it is a perfect competition in the long run। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो जैसे ये वाला है, दिस वन, नहीं, ये दिया नहीं है, यही वाला पॉइंट है। दिस इज द केस, दिस वन, ठीक है, ये वाला। ओके, तो इसी पॉइंट पे आपका क्या है? तो प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए टी सी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एनी डाउट प्लीज आस्क। एक लास्ट कर्व करते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप। दैट इज रिलेटेड टू योर, दिस इज योर सिक्स्थ वन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी का ही बी पार्ट है। ठीक है, देखो इधर। सो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, यही हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू हमारा किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू प्राइस, और प्राइस क्या है? दैट इज कांस्टेंट। भाई आप देखो ना, आप जैसे क्वांटिटी Q1 बेचोगे तो भी आपका प्राइस P नॉट ही है, Q2 बेचोगे तो भी आपका प्राइस P नॉट ही है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, तो ये हमारा क्या है? क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने प्लॉट किया टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेवेन्यू भी क्या होगा? पैरेलल लाइन में बढ़ेगा। कैसे? तो जैसे मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है दैट इज 100 रुपीज, ये कांस्टेंट है, तो हर एक प्रोडक्ट मैं 100 रुपये में बेचता हूँ। अगर मैं एक क्वांटिटी बेचूंगा
तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 100 इंटू 1। अगर मैं 2 क्वांटिटी बेचूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 100 इंटू 2 दैट इज 200। ऐसे ही अगर मैं 10 बेचूंगा तो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000। तो ये तो क्या हो रहा है? लीनियर इंक्रीज कर रहा है। बट जो टोटल कॉस्ट है हमारी, तो एवरेज टोटल कॉस्ट सेम थोड़ी रह रही है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? वो तो कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। करेक्ट। तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट वो हमारी कैसे रह रही है? तो टोटल कॉस्ट अगर मैं प्लॉट करूँ तो क्वांटिटी के साथ पहले क्या हो रही थी? इनिशियली तो लॉस में थे, उसके बाद क्या हुआ? और क्वांटिटी प्रोड्यूस करी तो फिर आपने प्रॉफिट कमाया। बट जैसे जैसे आप और क्वांटिटी प्रोड्यूस करते गए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी के आगे चले गए, तब आपको लॉस होना शुरू हो गया। सो दिस इज योर टीसी एंड दिस इज योर टीआर। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है? सो दिस इज अ लॉस। तो टीसी इज ग्रेटर देन टीआर। इस पॉइंट के बाद भी आप देखोगे तो क्या है? तो इस पॉइंट के बाद ही क्या? टीसी इज ग्रेटर देन टीआर। तो ये भी क्या है आपका? दैट इज इकोनॉमिक लॉस। और ये भी क्या है हमारा? इकोनॉमिक लॉस। ये वाला जो एरिया है, अब ये क्या है हमारा? इफ यू नोटिस ड्यूरिंग दिस पीरियड मेरा क्या है? तो टी आर इज ग्रेटर देन टी सी। तो ये जो आपका एरिया है, दिस इज बेसिकली ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये आपका क्या है? दिस इज योर इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब यहाँ पे भी अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट पहले बढ़ रहा है, फिर घटना शुरू हो गया। करेक्ट। तो ये वाला जो प्रॉफिट है, दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी क्या होगी? दिस इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो जो अभी आपने किया था, ठीक है ना? तो इसी क्वांटिटी के ऊपर आपका जो पी है इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। और अगर ये लॉन्ग रन की बात करेंगे तो फिर उसमें क्या है कि ये वाला वैल्यू जीरो ही हो जाएगा, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रहे, ये जो है ये किसका है? दिस इज इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये किसका है? इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में तो क्या हो जाना है? तो अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। तो टोटल रेवेन्यू तो अभी भी ऐसे ही रहेगा। करेक्ट। बट हाँ, प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपका एटीसी कैसा रहेगा? तो एटीसी विल रिमेन समथिंग, सॉरी, टीसी, तो टोटल कॉस्ट कर्व विल रिमेन समथिंग लाइक दिस। ओके। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, एट दिस पॉइंट टी आर इज इक्वल टू टी सी। तो यही आपका क्या है? सो दिस विल बी योर व्हाट? दिस इज योर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब एक चीज नोट करो, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जब मैं बोल रहा हूं तो ये एक तो पहली बात लॉन्ग टर्म में है। ठीक है। तो दीज आर टोटल कॉस्ट कर्व्स। टोटल कॉस्ट कर्व्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। किसमें? इन द लॉन्ग रन। ओके। नेक्स्ट, अब जब हम बोलते हैं, ठीक है, व्हेन वी से इट्स अ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? कभी सोचा? मतलब इतना हमने पूरे लेक्चर में भी डिस्कस किया जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मींस? तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये समझो।
व्हेन वी से कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, तो मींस अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। तो इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मतलब क्या हुआ भाई, मेरे को इस बिजनेस में, इस इन्वेस्टमेंट में, इस सिक्योरिटी में, वैसे यहाँ बिजनेस की बात होगी, तो इस बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, तो मेरे को यहाँ पे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके फायदा नहीं हुआ। मैं जितना रिटर्न कमा रहा हूँ, तो कंपनी जितना रिटर्न, जितना प्रॉफिट कमा रही है, वो तो मैं नॉर्मल भी कमा लेता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बात करते हैं स्टॉक्स की, तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली व्हाट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज योर रिटर्न ऑन एफडी। भाई आप एफडी में इन्वेस्ट करके 7-8% रिटर्न कमा लेते हैं, बट आप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हो कि नहीं यार मैं 10%, 20%, 15%, 18% ऐसे कमाना चाहता हूँ? करेक्ट। तो आपको तो यही करना है। करेक्ट। तो आपको तो यही करना है। तो बट अगर आप नहीं अर्न कर पा रहे हो, तो मतलब आपने जैसे मान लो स्टॉक से भी आपने 7-8% ही कमाया, तो आप क्या सोचोगे? यार मैं रिस्क भी लूं, मैं सब कुछ करूं, तो इससे अच्छा नहीं था कि मैं एफडी करा लूं, श्योर शॉट है कि 7-8% का प्रॉफिट मुझे मिलेगा मिलेगा। तो मेरे को स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होगा? तो स्टॉक्स अगर मुझे 7-8% का रिटर्न दे रहे हैं, एफडी मुझे 7-8% का रिटर्न दे रही है, तो वाई शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? सेम थिंग हैपन हुआ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी आप रिसेंटली सुन रहे होगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर निकाल लिया, डॉलर इंडिया में कम हो रहे हैं, देर इज अ वेरी एफआईआई आउटफ्लोज, आउटफ्लोज हो रहे हैं पिछले 1.5 साल से, 2 साल से। आप देखोगे पूरा 2024 आउटफ्लो था, 2020 सॉरी 2025 आउटफ्लो था, 2026 में अभी तक जितना हुआ आउटफ्लोज ही चल रहे हैं। करेक्ट। तो आउटफ्लो क्यों हो रहे हैं? नाउ इन्वेस्टर्स देयर आर थिंकिंग कि यार मैं अगर यूएस में इन्वेस्ट करता हूँ तो 5%, 4% ऐसे कमा रहा हूँ, मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ तो इंडिया में मुझे 10%, 12%, 15% का रिटर्न मिलता है, फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। फिर मैं जब कन्वर्जन करता हूँ उसको आईएनआर से डॉलर में, तो भाई एक्सचेंज रेट तो इतना डेप्रिशिएट हो चुका है, आईएनआर इतना गिर चुका है कि जब मैं आईएनआर में कमाया हुआ पैसा डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ, तो डॉलर टर्म्स में कोई रिटर्न ही नहीं बनती। तो जितना मेरा फायदा मैंने उसमें कमाया कि भाई इंडिया मार्केट है, इंडिया मार्केट से मैंने 10%, 20% चलो स्टॉक कमाया, पर मेरा आईएनआर ही अगर 10% डेप्रिशिएट हो गया तो मुझे तो 10% ही मिला। करेक्ट। तो ऐसे ही इंडियन जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सब क्या सोच रहे हैं कि यार मैं अगर यूएस में इन्वेस्ट करूं तो 4-5% कमा रहा हूँ, अब मैं अगर यही इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मैं रिस्क भी लूं, फिर नई भाई दूसरी मार्केट में है उसमें डिफॉल्ट रिस्क भी ज़्यादा है, फिर कल को गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आती है, पैसा विड्रॉ नहीं करने देती है, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो दिक्कत होगी। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या सोचता है, कह रहा छोड़ो यार मेरे को क्यों इतने पंगे लेने, वहां पे भी मैं 5-6% रिटर्न करूंगा, यहाँ पे मैं 4-5% अर्न कर रहा हूँ, तो यही ठीक है। तो यूएस मार्केट ही अच्छा है, कम से कम मेरा पैसा सेफ तो है, मेरे पास पैसा है तो है मेरा। करेक्ट। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो काउंटिंग प्रॉफिट हो मिल रहा है, वो बराबर है कितने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। तो इसलिए जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। ओके। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडिया में वो इन्वेस्ट करते तो उसको कुछ नहीं मिलता, नहीं गेन हो जाता, गेन वो अर्न कर लेते, बट वो उतना ही अर्न करते जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितना वो वहाँ यूएस में बैठे इन्वेस्ट अर्न कर सकते थे, यूएस में इन्वेस्ट करके अर्न करना था, उतना मैं इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना अर्न कर रहा हूँ। तो क्या फायदा हुआ मुझे? So hence the economic profit becomes zero for investing in India. ओके। तो ऐसे ही फर्म्स का है, तो ये मत सोचना कि किसी फर्म के लिए अगर हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो आ गया तो मींस फर्म पैसा नहीं कमा रही, फर्म लॉस में है, नहीं। तो उसका मतलब लॉस नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई फर्म उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रही है जितना उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो एक्स्ट्रा अर्न करके नहीं दे रही है। भाई उतना मैं एफडी में डाल के भी अर्न कर लूंगा जितना कंपनी अर्न कर रही है, तो मेरे को क्या फायदा कंपनी में इन्वेस्ट करने का? करेक्ट। आज के टाइम में अगर आप बिजनेसेस की बात सुनोगे, कहीं कहीं अगर आपके नोन में कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडिया में बिजनेसमैन है, तो वो एक ही चीज बोलता है, कह रहे यार कोई बिजनेस करने का फायदा नहीं है, आप जाके ना एफडी में पैसा डाल दो वो ज्यादा बेटर है। करेक्ट। तो दिस इज द सिनेरियो। तो मीनिंग क्या हुआ
सबका वही कहानी है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट उतना है नहीं, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? तो हम क्यों आगे बिज़नेस करें? तो एफडी में पैसा डालो, खत्म करो। ना प्रॉपर्टी खरीदो, ना कहीं इधर इन्वेस्ट करो, ना कहीं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। करेक्ट? सो दिस इज द सीन हियर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक प्रॉफिट हम जीरो बोलते हैं तो डजंट मीन्स कि एक्चुअल में कंपनी को लॉस हो रहा है या कंपनी ब्रेक इवन पे है। तो बस कंपनी इतना प्रॉफिट ही अर्न कर रही है जितना उसका कॉस्ट है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आता है ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट, एडजस्टमेंट टू इंक्रीज इन डिमांड, इफेक्ट्स ऑफ अ परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये सब कल करेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दिस। उसके बाद वी विल कंप्लीट अप दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली एज वेल। ओके, यहाँ तक एनी डाउट है? प्लीज आस्क।